दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं लेखपाल की एग्ज़ाम डेट 19 जून है और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सबको परेशान करने वाला है या जिसने पहले के एग्ज़ाम में परेशान किया है उसका नाम है ग्रामीण परिवेश। जिसका ये 25 नंबर क्लियर हो गया उसने लेखपाल की ये जॉब पा ली। तो उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से सभी सेक्शंस की तैयारी कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के लिए सभी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ग्रामीण परिवेश के लिए कुछ करिए, तो मैंने आपके लिए ग्रामीण परिवेश की एक सीरीज़ शुरू करने की कोशिश की है आज से। उम्मीद है ये बहुत ही वैल्यूबल और इन शॉर्ट सीरीज़ होगी आपके लिए, ताकि आपका ग्रामीण परिवेश का जो पोर्शन है वो आसानी से कवर किया जा सके मात्र कुछ ही पॉइंट्स को पढ़कर। अगर आप मुझे, जैसा कि मैं ऐसा मानता हूं और मेरा ऐसा यकीन है कि अगर आप मेरे चैनल पर ग्रामीण परिवेश की पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आपके 25 में से 22 नंबर कहीं नहीं गए होंगे। ये आपको करना ये होगा कि आपको डेली की डेली मैं आपको वीडियो दूंगा और उसको आपको करना होगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस के सेशन भी कराऊंगा। अगर आज की डेट देखा जाए तो आज है 15 मई और 19 जून को एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इस तरह आपके दिन बचते हैं करीब जाकर 34। लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि आने वाले 15 से 20 दिन में पूरी ग्रामीण परिवेश फुल डिटेल और इन शॉर्ट कंडीशन में आपको पूरी पढ़ा दूं, ताकि आपका ग्रामीण परिवेश का जो डर और भय है वो मैं निकाल सकूं। और इसी के साथ मैं आपको सीरीज़ भी कराऊंगा क्वेश्चन आंसर्स की, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा जो हो छूटने ना पाए जो पहले के एग्जाम में आया हो। तो आइए जल्दी से बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो ग्रामीण परिवेश। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो ग्रामीण परिवेश को लेकर। स्टडी मतलब तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भी। मैं आने वाले नए विजिटर से कहूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलना शुरू हो जाए। देखिए आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले लेसन को शुरू करेंगे इन वेरी शॉर्ट, और बात करेंगे कि पहला लेसन कौन सा। बहुत सारे लेसन है इसमें। पहले लेसन से हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। अगर आप ग्रामीण परिवेश में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसी लेसन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि असल में जो ग्रामीण परिवेश है वो शुरू कब से हुआ इसकी जानकारी बगैर आप कुछ भी आगे समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए आज हम लोग किन किन बातों पर बात करने वाले हैं। आपके लेसन का नाम है स्थानीय स्वशासन। और जब आप स्थानीय स्वशासन को पढ़ते हैं तो इसमें 3 चीज़ें तो मस्ट हैं, जिसमें से वो समितियां हैं। उन समितियों के नाम है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और पीके थुंगन समिति। लेकिन मैंने एक समिति को और इन्वॉल्व किया है इसमें, डॉक्टर जीवी के राव समिति। इसको भी पढ़ लेंगे। मतलब टोटल 4 समितियां आपको पढ़नी है जिससे सवाल आपके यहाँ पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति की। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा इन शॉर्ट रहे, फिर भी लंबा होता है तो इसको एडजस्ट करिए, समझने की कोशिश करिए, एग्जाम से जुड़ा हुआ मामला है आपके। तो हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति की। देखिए ये 1957 में आई है और इसकी पूरी डिटेल मैंने यहाँ लिख ली। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, पढ़ाने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, मैं हट जाऊंगा, ठीक है। और इसी को नोट्स के तौर पर मैं आपको भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको इसके नोट्स भी बना कर दे दूंगा, जो कि मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आपको इसके लिए डिमांड करनी होगी, आपको कमेंट में भी कहना होगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसे पर भी आपको वहां पर भी आप जाकर मांग सकते हैं, ठीक है। आपके देखिए जो गठन है 1957 में इसका गठन हुआ था, किसका? बलवंत राय मेहता समिति का। सुझाव जो दिया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति और उनकी टीम ने इसको त्रिस्तरीय कहा था। कितना? त्रिस्तरीय कहा था। त्रिस्तरीय का मतलब 3 इसके सेक्शंस होने चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति और उनकी टीम ने सुझाव भारत सरकार को दिया था। उसमें 3 समितियां थीं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, और जिला परिषद जिले स्तर पर। ये समिति के नाम थे। ये मतलब प्रपोजल दिया था बलवंत राय मेहता और उनकी टीम ने। और इसका अन्य नाम जो आप ले सकते हैं, इसको कहा जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया जो डेमोक्रेटिक कंडीशंस वाले कंट्रीज होते हैं उसमें जो फायदा होना चाहिए वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ऐसा प्रपोजल 1957 में भारत सरकार के पास बलवंत राय मेहता समिति के जरिए पहुंचा था, ताकि ऊपर से लेकर निचले स्तर तक भारत की तमाम सुख सुविधाएं देश के अन्य नागरिकों को मिले। भाई बहुत ज़्यादा उम्र है आज। तो आगे देखिए,
इसको स्वीकार कब किया गया साथियों? इसको स्वीकार किया गया 12 जनवरी 1958 को। इसको कब स्वीकार किया गया है? 12 जनवरी 1958 को। पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है उसका नाम क्या है? वही नाम है जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, बलवंत राय मेहता जी। बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। अच्छा, अब बात करें इसको सर्वप्रथम लागू कहाँ किया गया था? तो इसको सर्वप्रथम लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में, आंशिक तौर पर चेक करने के लिए कि क्या इसका रिएक्शन और क्या इसका असर होता है। और इसको जो फायदा मिला, इसका जब असर दिखाई देने लगा, तो इसकी औपचारिक शुरुआत राजस्थान के नौगौर जिले से की जाती है। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उसमें से यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि बताइए इसकी औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान के नौगौर से हुई। ओके दोस्तों, अब बात करेंगे हम अगली समिति की। अगली समिति की का नाम है अशोक मेहता समिति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आते हैं। इसका गठन 1977 में हुआ, जबकि इसका गठन मतलब बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ। इसके कुल सदस्यों की संख्या थी 13 और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी एक साल बाद अगस्त 1978 में जाकर। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय सुझाव दिए गए थे, जबकि अशोक मेहता समिति में इसको दो लेवल की एक प्रपोजल दिया गया था, जिसमें जिला परिषद था और मंडल पंचायत या मंडल स्तर तक था। अच्छा, इसके परिणाम क्या हुए? जब अशोक मेहता और उनके 13 सदस्यों ने ये भारत सरकार को सुझाव दिया कि इसको 2 स्तर तक होना चाहिए, तो इसको भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि 2 स्तर पर कहीं ना कहीं वो सारे फायदे फैसिलिटीज़ आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते थे जो भारत सरकार चाहती थी। अभी हम अगली समिति की बात करेंगे, पीके थुंगन समिति। जब हम पीके थुंगन समिति से पहले हमको बात करनी चाहिए डॉक्टर जीवी के राव समिति, क्योंकि ये पहले आई थी। डॉक्टर जीवी के राव समिति जब गठन हुआ था 1985 में हुआ था, और इसका गठन खुद सरकार के एक जो एक संस्था होती है, योजना आयोग, उसने किया था। संस्था जो उसकी योजना आयोग है उसने सिफारिश की थी भारत सरकार को कि ऐसा एक आयोग होना चाहिए। तो इसकी गठन हुआ था 1985 में और इसकी सिफारिश की थी योजना आयोग ने। अभी हम बात करते हैं पीके थुंगन समिति की। जो पीके थुंगन समिति है उसका गठन हुआ था 1989 में और इसकी सिफारिश हुई थी 64वें संविधान संशोधन के प्रस्ताव को लेकर। ठीक है, अब जब ये 64वां संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत हुआ तो उस प्रस्तुत हुई पर होने पर इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। जब 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया तो इसी 24 अप्रैल को भारत सरकार में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के तौर पर भी एक्सेप्ट किया गया। तो इस तरह भारत में पहली दफा राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया। वो तारीख थी 24 अप्रैल 1993। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो नया समिति का सिफारिश था पीके थुंगन समिति की, राष्ट्रीय पंचायत वाला, इसको सबसे पहले जिस प्रदेश ने लागू किया था, अभिपालन किया था, उसका नाम था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पीके थुंगन समिति को मानने वाला, इसको एक्सेप्ट करने वाला राज्य बना था। अब हम बात करेंगे राज्य ग्राम पंचायतों का जो गठन है, इसका जो सेक्शन है अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 के अंदर 40 के अंदर पढ़ा जाता है। मतलब अनुच्छेद 40 के अंदर राज्य की ग्राम पंचायतों को जिक्र किया गया है। इतना पढ़ लेने के बाद अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम से जुड़ने वाले, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था भारत के किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो अनुच्छेद का नाम है 243 खा, 243 बी भी कह सकते हैं आप। अच्छा, दूसरा देखिए, अब 4 स्तरीय भारत में पूछा जा सकता है कि कितनी स्तर की राज्य व्यवस्थाएं हैं। तो देखिए, भारत में 2 स्तर की भी है, 3 स्तर की भी है और 4 स्तर की भी है। 2 स्तर की कहाँ कहाँ है जरा देख लीजिए। जो 2 स्तर की व्यवस्थाएं मैं अभी यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, पहले इस स्तर को देख लीजिए। 4 स्तर की राज्य व्यवस्थाएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रदेश में है, उसका नाम है बंगाल। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि बंगाल में जो 4 स्तर का नाम है व्यवस्था का, उसका नाम क्या है। अनुच्छेद तो 243 डी में क्या मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 243 डी में मेंशन किया गया है SC ST और महिलाओं का आरक्षण। मतलब भारत के राज्य आरक्षण जो पंचायत का है उसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि देश के जो SC STs और महिलाएं होंगी उनको आरक्षण राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेंशन कर दिया गया है। अच्छा, ऐसा कौन सा राज्य पूछा जाता है जिसके यहाँ राज्य व्यवस्थाओं में
कोई भी एससी नहीं है। तो क्या छूट है क्या? यस, बिल्कुल छूट है। उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। मतलब साफ है कि वो कौन सा प्रदेश है जिसके यहाँ राज्य व्यवस्था नहीं है, सो एससी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वहाँ पर एससी नहीं है, इस वजह से वहाँ पर कोई आरक्षण की छूट भी नहीं है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे ये जो पंचायत कार्यकाल होता है उसका। तो पंचायतों का जो कार्यकाल है उसका टाइमिंग है नॉर्मल 5 साल, जैसा कि लोकसभा और उत्तर प्रदेश किसी भी प्रदेश की सरकारों का होता है। अभी हम बात कर लेंगे महिलाओं का आरक्षण। जो भारत सरकार ने महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है वो है 1/3, जिसको 1/3 भी कहते हैं। अब यहाँ से सवाल आ सकता है क्या राज्य सरकारें इसको घटा बढ़ा सकती हैं? तो इसका जवाब होगा घटा नहीं सकती। चाहे तो राज्य की विधानमंडलें या विधानसभाएं इसको बढ़ा सकती हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है एक स्त्री व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में एक स्त्री राज्य व्यवस्था किसी भी स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है, जबकि 4 स्त्री कहाँ है? बंगाल में है। बात करें द्विस्त्री व्यवस्था कहाँ है? द्विस्त्री व्यवस्थाएं हैं असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में। त्रिस्त्री कहाँ है? इसका कमेंट आप करके बताइए भारत में त्रिस्त्री राज्य व्यवस्था, पंचायत राज्य व्यवस्था कितने स्टेट्स में है? उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए भारत में एससी के लिए तो रिजर्वेशन है, तो ओबीसी के लिए क्या है? तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन के लिए भारत सरकार ने एक प्रपोजल दिया था राज्य सरकारों को कि अगर वो चाहें तो ओबीसी का रिजर्वेशन अपने मुताबिक, अपने अकॉर्डिंग वो बढ़ा सकते हैं या दे सकते हैं, कोई उसमें रोक नहीं है। लेकिन राज्य सरकारों को एससी एसटीज के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण देना ही होगा, इसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी, वो भी 1/3। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो जो आपने पढ़ा है मैटर, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इस लेसन की बात करें तो यहाँ पे बहुत कुछ मैंने इन शॉर्ट आपको पढ़ा दिया है और यहाँ से कई क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल तय है। अब अगले दिन जब मैं वीडियो अगला लेसन आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें इस लेसन के मैं कई क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ाना चाहूँगा और आप इसको पढ़कर आएंगे ताकि तैयारी आपसे की जा सके, क्योंकि कमेंट में आपके इसके जवाब मैं मांगूंगा। उसके बाद मैं किसी न किसी दिन जब 2-4 लेसन हो जाएंगे तो लाइव क्लासेस मैं ज़रूर लूँगा ताकि आपसे कुछ सवाल जवाब हो सके और आपको रिवाइज भी कराया जा सके। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन तो आप दबाकर ही मानेंगे, और शेयर भी करिएगा। आप शेयर नहीं करते हैं, ये भाई गलत बात है, शेयर ज़रूर करिएगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्द मैं हट रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एज अ नोट्स बना लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, आप फेसबुक भी मिलेगा, कहीं पर भी आप मुझसे मांग सकते हैं। ओके, चलिए अब आज के लिए इतना ही। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उम्मीद है ले लिया होगा। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।